तो आपकी मेन कंपटीशन की तैयारी कब शुरू हुई? तो आपका एग्ज़ाम देने का सफ़र कैसा रहा? कुछ दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर आपकी मान लीजिए अगर जॉब नहीं होती तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड शादी करती, मतलब तब भी आप शादी करते। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आप पढ़ाई के दौरान अपने गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। और अगर अभी हमारे आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का पूरा देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि हमारी कहानी थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें। आप हमारे और वीडियो को पूरा नहीं देखें लेकिन इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। हो सकता है ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर दे। और इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है क्योंकि मैं दूसरों का इंटरव्यू लेता था लेकिन आज मेरी मिसेज मेरा इंटरव्यू लेगी और मेरे से ये सवाल करेगी और मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और अपनी जर्नी बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं इनका सफ़र कैसा रहा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम विक्की कुमार है और मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला हूँ। सीतामढ़ी ज़िले में हमारा गांव का नाम रसलपुर है और वहीं से मैं बिलोंग्स करता हूँ। और अभी मैं रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकपन पोस्ट पे यहाँ कार्यरत हूँ, जो छत्तीसगढ़ के अंदर मेरा पोस्टिंग हुआ है। तो अभी मेरा सर्विस का लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। तो मेरे फैमिली में मेरे मम्मी है, पापा है और मैं 3 भाई हूँ और एक मेरी बहन है छोटी। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरा एक छोटा मझला भाई है जो पढ़ाई फिलहाल अभी छोड़ चुका है, वो वीडियोग्राफी वगैरह कर रहा है, बिजनेस लाइन में वो चला गया है। और छोटा भाई अभी पढ़ ही रहा है, ITI की तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया है। छोटी बहन हमारी ग्रेजुएशन में अभी फर्स्ट पार्ट में है। और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है जो गाँव में ही वो सिलाई वगैरह करती है घर पर ही। और मेरे पापा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है, वो पहले TV CD वगैरह घर पे बनाते थे। अभी वो एक्साइड कंपनी में, एक्साइड का जो इन्वर्टर कंपनी है उसमें वो सर्विस सेंटर में वर्क करते हैं। और मेरे फैमिली के अलावा मेरे नाना जी और नानी इस सब का काफ़ी सपोर्ट रहा, काफ़ी सपोर्ट किए पढ़ाई से लेकर हर चीज़ के मामले में वो। तो आपकी बचपन की स्टडी कैसी रही? तो बचपन से मैंने सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की है 8 क्लास तक, फिर उसके बाद 9th 10th भी मैंने सरकारी से ही की है। और मेरे बचपन के प्रथम गुरु मेरे दादाजी और मेरे मल्हे चाचा जी रहे हैं। मेरे दादाजी रिटायर्ड टीचर है अभी और उनसे मैंने 9th क्लास तक ही पढ़ाई किया। उसके बाद हमने 10th किया, वो डुमरा खाता है वहाँ हमने कोचिंग ज्वाइन किया जो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था साइकिल से। और वहीं हमने मैट्रिक किया, 2009 में हमने 10th पास किया जो हमारा 69% मार्क्स आया था। फिर हमने 12th में एडमिशन लिया। तो 12th मेरा साइंस बैकग्राउंड से हुआ जिसमें मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट था। और फिर 2012 में हम ग्रेजुएशन के लिए चले गए मुजफ्फरपुर। वहाँ हमने ग्रेजुएशन में BSc में एडमिशन लिया जो हमारा सब्जेक्ट मैथ ऑनर्स था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और इसी बीच हम उस समय कंपटीशन क्लास भी ज्वाइन किए थे। तो लगभग 5-6 महीना ही मैंने क्लास किया। और उस समय क्या थी कि हमारा मैथ्स का क्लास भी होता था तो हम कोचिंग भी मैथ का करते थे ग्रेजुएशन के लिए। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसके लिए हमने कंपटीशन क्लास को फ़िलहाल छोड़ दिया। और इस बीच हम पॉकेट खर्च के लिए और डीजे फ्लोर वगैरह पे भी हम काम करते थे। और उस टाइम मुझे क्या था कि डीजे मिक्सिंग का बहुत शौक़ था और लोग मुझे डीजे विक्की के नाम से जानते थे। गांव में अभी भी लोग मुझे डीजे विक्की के नाम से ही बोलते हैं, विक्की भाई के नाम से मैं अभी जाना जाता हूँ उधर। तो मैं डीजे फ्लोर पे भी बहुत दिन काम किया। वो शादी फंक्शन में, पार्टी वगैरह में मैं जाता था और लैपटॉप से सिर्फ गाना बजा के, और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 से 11 बजे तक का फंक्शन ख़त्म, फिर हम घर चले आते थे। और साथ में हम वो होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे। बच जाता था, 1 बजता था तो। सही बात है, इसको पता है, उस समय हमारे टच में थी। ये 2015 से 16 के आसपास की बात है। तो काफ़ी लेट हो जाता था कभी कभी, तो इससे ये और गुस्सा हो जाती थी। तो बाद हमको छोड़ना भी पड़ा, वो हम आगे बताएंगे आपको। लड़ाई भी होता। अरे सही बात है, इसके लिए और फिर झगड़ा भी होता था काफ़ी ज़्यादा इससे। और साथ में हम वो होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे हमारा पॉकेट खर्च निकालने के लिए। तो हम 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाते भी थे और हमें टीचिंग का बहुत शौक़ था और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था काफ़ी, इसलिए हम वो कोचिंग भी पढ़ाया करते थे। तो उस दौरान आप क्या कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देते थे क्या? हाँ, उस समय मैं कुछ कंपटीशन का एग्ज़ाम देता था क्योंकि उस समय मेरी इतनी तैयारी नहीं थी। वो 2015-16 की बात है। तो मैं उस समय SSC CHSL भी एग्ज़ाम देता था, MTS की भी का एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ। तो मेरा ज़्यादा मार्क्स नहीं आता था
और मैं एक रेलवे ग्रुप डी की उस समय अजमेर में मैंने फॉर्म भरा था अजमेर से, तो उस समय उतना तैयारी नहीं था, इसके कारण वो क्लियर हो नहीं पाया। तो आपकी मेन कंपटीशन की तैयारी कब शुरू हुई? तो मेरा मेन कंपटीशन का तैयारी शुरू हुआ जब 2017 के आसपास शुरू हुआ। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन का मार्कशीट आ गया था। ये बिहार यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो मार्च 2017 के आसपास हमने क्लास ज्वाइन किया और लगभग 1 साल हमने पढ़ाई किया उसमें, वो कोचिंग के माध्यम से ही। और फिर 4 मंथ बाद मैंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड का क्लास भी ज्वाइन किया था। वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की तैयारी मैं भी करता था उस समय। और इसी बीच हमने बहुत सारा फॉर्म भरना शुरू किया। वो कारण क्या था कि हमने एक हिमाचल प्रदेश का HP फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन क्या हुआ कि वो मिस्टेक हो गया मेरे से, वो छूट गया। और मुझे 3-4 दिन बाद पता चला कि यार एग्ज़ाम तो मैंने मिस कर दिया। वो फिजिकल टेस्ट था उसका, मुझे जाना था, तो मैं मिस कर गया। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अरे इससे करूँगा तो फिर मेरा काम चलेगा नहीं। तो हमने उसकी मेरे मन में एक प्लान आया कि चलो एक दीवार पे एक पेपर चिपका देते, उस पर सारा डिटेल में लिखेंगे, जब भी फॉर्म फिलअप करते थे उसका टाइम नोट करते थे। और उसके बाद हम मेरा कब एग्ज़ाम होने वाला है वो भी नोट करते थे, कौन वैकेंसी आने वाली है वो भी मैं नोट करता था, सारा मैं नोट करके रखता था, जिससे मुझे याद रहता था। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि मैंने अभी तक कितना फॉर्म फिलअप किया है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले मैंने दिल्ली पुलिस MTS से स्टार्ट किया था फॉर्म फिलअप करना, यहाँ लिखना शुरू किया। फिर बार्क का मैंने भी दिया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। फिर रेलवे का ALP ग्रुप D, SSC का भी CPO वगैरह आपको दिख रहा होगा। फिर बैंकिंग के यहाँ सारा मैं क्या करता था कि इसका जब भी मैं फॉर्म सबमिट करता था तो उसका डेट वगैरह वहाँ पर लिख देता था कि मैं इस तारीख को सबमिट किया हूँ। तो ये सब देखिए, और नंबरिंग में मैं करता था, और जो मेरा से क्लियर होता था उसको मैं सही का टिक लगा के छोड़ देता था, और जो नहीं होता था उसको मैं कट कर देता था। और यही सब मैं लिख के रखता था कि इस पर कितना पैसा वगैरह मेरा लगता था। ये मैं बैंकिंग का भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए NFC हो गया, DSSB हो गया, उसका इंडियन नेवी, IBPS, इंडियन बैंक, BPSC वगैरह का भी मैंने दिया है। ये सारा मैं जब वैकेंसीज़ की आती थी तो वो मैं इस पर लिख लेता था। ये आपको दिख रहा होगा, और भी है ऊपर आपको दिख रहा होगा। जब मैं 3rd पेज का ये मेरा है तो फॉर्म सबमिट 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्म मैंने फिलअप किए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद एक ये अभी लेटेस्ट अभी मेरे पास जो रूम में लगा हुआ है ये यही है। ये देखिए जो 28 सबसे ऊपर दिख रहा होगा, ये मेरा अभी बाकी था फेज़ 6, लेकिन इसको वो कैंसिल कर दिया गया था। ये देखिए साइड में लिखा होगा पोस्ट कैंसिल ऊपर में, तो इसको हम कैंसिल कर दिए, हम भी हटा दिए इसको। और भी हम बहुत सारा दिए थे फॉर्म, ये देखिए भरे में है, ये आपको दिख रहा होगा। ये लेटेस्ट अभी इसमें 64 है। और UPSC का मैं इस बार फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया, वो सेकेंड फॉर्म जो भरना था वो हम नहीं फिलअप कर पाए, इस कारण से वो मेरा छूट गया। और फिर हम एग्ज़ाम जब देने जाते थे तो ये देखिए मेरा ऊपर दिख रहा होगा अब अपकमिंग एग्ज़ाम डेट 2। ये क्या है कि फर्स्ट पेज का इसमें नहीं है, क्योंकि वो दूसरे मोबाइल में मेरा था, तो डिस्प्ले टूटने के कारण हम उसको नहीं इसमें रिकवर कर पाएँ। तो खैर ऊपर लिखा हुआ है कि हम उसमें टोटल पिछले में 13 एग्ज़ाम उसमें दिए थे, तो सेकेंड पेज पे लिखा हुआ है, ये देखिए। और ऊपर से लिखा होगा इसमें लगभग आपका 18, 19, 20 से स्टार्ट है, और कहाँ मेरा एडमिट कार्ड कब आया, कहाँ मेरा सेंटर देता था, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इसके बाद और भी है, ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा साइड में कॉर्नर पे। फर्स्ट पेज में मैंने 13 एग्ज़ाम दिया था, सेकंड पेज में 9 एग्ज़ाम मैंने दिया था, और थर्ड पेज में ये अभी मेरे इसमें दिख रहा होगा आपको। ये सारा मैंने अभी तक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जो मैंने एग्ज़ाम दिया जो क्वालिफाई होता था उसको रखता था, बाकी को मैं कट कर देता था, या नहीं जाता था तो उसके साइड में एब्सेंट लिख देता था, और उसको मैं नहीं जा पाता था, छोड़ देता था एग्ज़ाम, अगर तैयारी नहीं होती थी तो ओवरऑल लगभग मैंने, ये देखिए मेरा लेटेस्ट है, ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा। अभी इंटर लेवल का भी जस्ट बिहार SSC का निकला है, बट इसमें मेरा रिजल्ट हुआ नहीं। ये 2016 में ही इसकी वैकेंसी आई थी, तो 18 में हम एग्ज़ाम दिए थे इसका। और ये सब आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम हम तो एब्सेंट भी कर दिया, जॉब होने के बाद थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, तो इस कारण से छोड़ दिए। लेटेस्ट मेरा अभी तक 68, 69 के आसपास मेरा अभी तक हुआ है। तो लगभग इसमें मैंने सारे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, लगभग 35 अप्रॉक्स दिया होगा एग्ज़ाम अभी तक। फॉर्म मैंने 64 ही फिलअप किया, और एग्ज़ाम जितना नहीं दे पाए। तो आप लोग भी ऐसे ही लिख के रखा करें, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब देना है। और कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो आप यहाँ से, जैसे मैं इस पर लिखता हूँ अपकमिंग वैकेंसी, तो इस पर हम लिख लेते थे कब इसकी वैकेंसी आने वाली है, कितनी कौन सी इसकी डिग्री है, ये सब लिख के मैं रखता था, डेट वगैरह लिखता था, ताकि हमको इसे याद रहे। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये सब। और इसी बीच हमारे साथ एक घटना हुआ। वो हुआ कि मैं शॉर्ट हैंड का क्लास करता था, तो हमारे एक दोस्त है विक्रम जी, उसका एक फ्रेंड था, तो वो मुझे नहीं, वो उसके पीठ पीछे वो उसको बोलता था कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा ये पढ़ते रह जाएगा, ऐसे कुछ नहीं कर पाएगा ये।
तो मुझे वो थर्ड पार्टी में विक्रम जी मेरे को बताया कि अरे इसे आपके बारे में बोलता है वो। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मेरा टाइम आएगा हम खुद आपको उसको बता देंगे, पता चल जाएगा उसको। तो मैंने एक प्लान किया कि चलो इसको एक नोट कर देते हैं, दीवार पे लिख के चिपका देते हैं। तो हमने एक बड़े अक्षरों में वो पेपर पेन पे लिख दिया कि तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, ऐसा लिखते थे। तो वो क्या था, हम उसको जब भी नज़र पड़ता था तो याद मुझे आता था कि नहीं ये मुझे बोला हुआ है कि तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तो वो देखने से क्या होता था, अंदर से एनर्जी आती थी कि नहीं मेरे को ये पढ़ना है। और कुछ मोटिवेशन लाइन अगर आप लिख के रखते हैं तो आपको उससे क्या होता है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, आपको डेली उस पर नज़र पड़ेगा। आपको कुछ बनना है, अगर आपको यूपीएससी के लिए करना है तो आप दीवार पर यूपीएससी लिख के चिपका दे। बहुत चीज़ अगर जो आपको बनना है, आपका ड्रीम है, वो आप लिख के रखें, आप डेली उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको उसकी तैयारी करना है। और उस समय मेरी 2018-19 के आसपास मेरी एज लगभग 24 हो गई थी। तो घर से काफ़ी प्रेशर आ रहा था, मेरे पापा से, मेरी मम्मी से, मेरा भाई भी यहाँ तक मुझे बोलता था, ताना वगैरह देता था कि अरे आपसे कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही गर्लफ्रेंड से बात वगैरह करते रह जाएंगे, कुछ नहीं आपसे होने वाला है। तो मैं चुपचाप सुनता था, मेरे में आदत था कि हम चुपचाप सुन लेते थे। हम क्या होता है कि जो बादल गरजता है वो कभी बरसता नहीं है, तो हम उतना हल्ला वगैरह नहीं करते थे। हम बोलते ठीक है, तुमको जॉब लगता है तुम कर लो, हमको जो करना है हम करके दिखा देंगे। तो हम उस सब ज़्यादा सीरियस लेते नहीं थे। मेरे पापा हमको उतना डांटते नहीं थे, मेरे पापा बहुत मुझे मोटिवेट करते थे। जब भी मैं गलत ट्रैक पे जाता था तो काफ़ी मुझे वो मोटिवेशन देते थे। और मेरे पापा को काफ़ी नॉलेज है मेरे से, काफ़ी अच्छा खासा इंस्पिरेशन मेरे पापा ही है। और मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, मेरे पापा तो उतना नहीं डांटते थे, लेकिन मम्मी मुझे कोई भी बात हो तो पापा मेरी मम्मी को बोलते थे और मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि उसको ये बोलिए कि ये, मम्मी को उस समय पता चल गया था, मेरा भाई वगैरह सब बता दिया था कि ये लड़की वगैरह से बात करता है। तो उस समय मेरी मम्मी बहुत डांटती थी मुझे और बोलती भी कि ऐसे बात करेगा तो फिर कैसे होगा, ऐसे बूढ़ा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, घर का कंडीशन ख़राब है, हम गरीब इतना है, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे हमारा जीवन यापन होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी प्रेशर था और साथ में गर्लफ्रेंड की शादी का भी प्रेशर आता था। और इससे हम कैसे मिले, ये हमारा लव स्टोरी कैसा रहा, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम जस्ट इसके बाद हम वीडियो लाएंगे, हमारी लव स्टोरी कैसी रही, हम लव मैरिज वगैरह कैसे किए, तो उस पर हम बहुत डिटेल में एक अलग से बात करेंगे। ये हमारा सब इंटरव्यू वीडियो है, तो इसमें उस टॉपिक पर बात हम नहीं करेंगे। तो उसमें हमारा गर्लफ्रेंड का क्या था कि इसका घर पर शादी का रिश्ता आता था। तो एक अजीब होता है ना, जैसे मान ली रिश्ता आता है तो लगता है कि अरे अब शादी मान ली जिसका हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, जबकि हम इसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो मेरा और ना ही सही बोली, ना ही यही छोड़ना चाह रही थी। मेरा प्लान भी था कि नहीं, हम इसको बोल चुके थे कि जब तुमसे अगर जॉब नब्बी नहीं भी होगा तब भी शादी करेंगे, लेकिन तो अपने पापा को थोड़ा सा मना कर रखो, घर पर कुछ बोलो कि अरे अभी शादी को थोड़ा डिले करो, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जॉब हो जाएगा तो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये मेरे अंदर एक ये था कि नहीं, मुझे कैसे भी हर हाल में जॉब लेना है तो लेना है। तो मेरे अंदर यही जुनून था। और उस समय मैं क्या था कि फ़ोन से बात भी करता था और बहुत कम बाहर वगैरह ज़्यादा निकलता था। तो हमारे दिमाग में बस एक यही चीज़ चल रहा था कि नहीं, मुझे हर हाल में जॉब लेना है, अगर उम्र एज अगर एक्सपायर करेगा तो हम फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस समय सिर्फ मेरे दिमाग में दो ही चीज़ होता था, या तो एक काम होता था गर्लफ्रेंड से बात करना और दूसरा काम होता था सिर्फ पढ़ाई करना। और उस समय क्या था, कभी कभी उस समय बीच में एक ऐसा हो गया था कि हम रात में लगभग 6-6 घंटा बात करते थे लगातार, तो थोड़ा सोने पर होना था। फिर हमने क्या किया, टाइम को चेंज कर दिया और उसको 2-3 टाइम में बांट दिया कि 1 घंटा अगर सुबह में, अगर 2-3 घंटा अगर बात करना है, 1 घंटा दोपहर में बात कर लो। इस तरीके से हम थोड़ा टाइम को बांट कर बात करते थे। फिर हम पढ़ाई भी करते थे और मार्केट जाते हुए लगभग 6 से 7 दिन हो जाता था। घर में रूम में अपना रहते थे, खाना खाते थे, कपड़े वगैरह धोना, पर्सनल काम करना, फिर से बात करना, फिर पढ़ाई करना, बस यही चीज़ हमारा होता था उस समय। हाँ, कुछ दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर आपकी मान लीजिए अगर जॉब नहीं होती तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड शादी करती, मतलब तब भी आप शादी करते? तो क्या लगता है तुमको, तुम बताओ खुद। हाँ, क्यों नहीं करते, ज़रूर करते, क्योंकि मैं उसी समय से इनसे शादी करने के लिए तैयार थी जब इनके पास जॉब नहीं था। लेकिन यही है जो हम रोक के इसको रखे हुए थे कि जब तक जॉब नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे। और इसको हम बोले भी थे कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम एक्शन लेंगे, अगर मान लो जॉब से पहले भी अगर होता है तो। लेकिन उसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप अपने पैर पर खड़े नहीं हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप शादी करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं रहता है, आपको बहुत सारे दोस्त लोग, समाज लोग साथ नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल दौर हो जाती है। इसलिए आप जब तक अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाए, जब तक जॉब नहीं ले लें, तब तक शादी वगैरह का प्लान नहीं करें। तो आपका एग्ज़ाम देने का सफ़र कैसा रहा? तो एग्ज़ाम देने का सफ़र मेरा काफ़ी मुश्किल रहा। हम लगभग 64 से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। हम जिसमें से 64 में से हम टोटल एग्ज़ाम देने नहीं जाते थे। जो मुझे लगता था कि इसका तैयारी है तो हम जाते थे, और दूर के हिसाब से भी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता था, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं होता था, तो उसके हिसाब से सब एग्ज़ाम हम नहीं दिए थे। लेकिन 35 प्लस लगभग एग्ज़ाम हम दिए थे। उसमें से एग्ज़ाम मुजफ्फरपुर में टाउन में ही अगर होता था तो हम साइकिल से ही चले जाते थे वो एग्ज़ाम देने, क्योंकि गाड़ी से क्या होता है कि वहाँ पे आप अगर जाम में फंस गए तो आपको लेट भी हो सकता है, और साइकिल से शॉर्टकट रास्ता निकल जाते थे। और मुझे उस समय बाइक चलाने भी नहीं आती थी, और हम रूम में साइकिल ही रखे हुए थे, सारा काम साइकिल से ही करते थे, कोचिंग वगैरह करना तो वही करते थे। और बहुत सारे एग्ज़ाम हमने बाहर भी दिया, पटना भी बहुत सारा सेंटर हमारा दिया जाता था, तो पटना जाते थे। कुछ एग्ज़ाम हमने दिल्ली में भी दिया, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़,
हम मुंबई भी एग्ज़ाम हम देने जा चुके हैं। और बहुत सारा ट्रेन का धक्का भी हमने खाया है, क्योंकि ट्रेन का सफ़र तो आप जानते ही हैं, वो लोकल में अगर आप घुस जाते तो फिर क्या हाल होता है। स्टेशन पे हमने रात भी बिताया है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता था कि हम उस पर मैनेज करें। और 2018 तक हमने कोचिंग पढ़ाना भी छोड़ दिया था। तो उस समय मेरा क्या था कि जब कोचिंग पढ़ाते थे, पार्ट टाइम मेरा निकल जाता था कुछ पैसा, तो हम बुक वगैरह उससे खरीदते थे या फॉर्म फिलअप करते थे उस पैसे से। हम गार्जियन से बहुत कम पैसा लेने की कोशिश करते थे, हम खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते थे। फिर बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, तो जब मेरा ज्वाइनिंग ये रेलवे का जब हुआ था, तो उस टाइम जो मेरा मंझला जो भाई है, उससे मैंने उसी के बैंक अकाउंट से मैं फॉर्म फिलअप करता था, तो उसको मैंने लगभग 9,000 के आसपास मैंने उसको पैसा दिया था, क्योंकि 9,000 उसके ऊपर मेरे पे उधार हो गया था और उसको मैंने पेमेंट किया था। जब मेरा आ गया था तो मैं सारा पैसा उसको दे दिया। तो आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कैसी थी? तो मैं पहले क्या था कि मैं एसएससी स्पेशलिस्ट था, तो एसएससी मेरा क्या था कि सबसे फेवरेट था। हम क्या था कि मेरा जीके बहुत कमज़ोर था उस समय। मैं एसएससी का मैथ मेरा ठीक था, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड था, मेरा मैथ काफ़ी अच्छा था शुरू से ही। और रीजनिंग मेरा भी ठीक था थोड़ा सा। इंग्लिश मेरा भी एवरेज था। इंग्लिश के लिए हम मुजफ्फरपुर में एक विकास सर से क्लास करते थे, काफ़ी अच्छे टीचर है वो, काफ़ी अच्छे पढ़ाते थे। और लॉकडाउन उनका नोट्स भी मैंने रखा है, वो नोट्स अभी भी मुझे हेल्प करता है। और जब लॉकडाउन वगैरह हो गया तो मेरा भाई ने जब पढ़ाई छोड़ दिया, तो उन्हीं से कॉन्टेक्ट करके एक यूट्यूब चैनल बनाया जो करियर्स सोल्यूशन के नाम से है। तो वो सर फिलहाल उसी पर पढ़ाए हुए हैं, बहुत सारा चैप्टर उस पर ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो उस चैप्टर को देख सकते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। उस समय क्या था कि हम 2018 तक ही कॉम्पिटिशन का क्लास किए थे। उसके बाद हमने 2018 के लास्ट में, लगभग 2019 के स्टार्टिंग तक हमने वो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया था। कोचिंग हमने छोड़ दिया था, और कोचिंग के मैथ्स का जो नोट्स हमें मिला था उसी से पढ़ाई हम करते थे, सेल्फ स्टडी। और हम कुछ ऑनलाइन भी क्लास करते थे, कुछ यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेते थे, वो कॉपी में नोट्स बनाते थे। जीके भी हम वैसे ही करते थे, जीके के लिए भी हम वैसे कुछ बुक से पढ़ते थे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं कि आपको बुक पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ये जरूरी नहीं है। कि अगर आप लुसेंट, अभी तक मैं सच बात बताऊं तो लुसेंट मेरा से अभी तक एक भी बार भी ख़त्म नहीं हुआ। स्पीडी में एक बार भी पूरा बुक अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ। बहुत सारे बुक ऐसे हैं जो मैंने अभी तक पूरा नहीं कंप्लीट किया है। तो ये गलत सोच है आदमी के अंदर कि अरे पूरा बुक पढ़ेंगे तभी हम कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा गलत है। क्योंकि आपका स्टडी डिपेंड करता है आपके एग्जाम पे कि क्वेश्चन कैसा आता है। आप लुसेंट बुक पूरा पढ़ लेते हैं, पता चलता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं, तो ये सिर्फ आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जरूरी नहीं कि एक ही बुक पर फोकस करें, आप अदर बुक्स पे भी पढ़ें, ऑनलाइन भी कुछ PDF वगैरह डाउनलोड करके पढ़ें, कुछ ट्रिक वगैरह भी आते हैं जीके के, वो सब वहाँ से पढ़ाई करें। और उस समय हम ऑनलाइन टेस्ट भी मॉक टेस्ट भी लगाते थे, ऑफलाइन भी टेस्ट लगाते थे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आपने टेस्ट बुक का नाम सुना ही होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि रेलवे JEE, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप D, रेलवे ALP, इसके बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं वहाँ पे। आप चाहे तो वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड VR10 यूज करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए टेस्ट बुक का पास लेते हैं तो आपको 299 में 30 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 साल के लिए टेस्ट बुक का पास लेते हैं तो आपको 499 में 50 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मेरा कूपन कोड VR10 यूज करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और ऑफलाइन टेस्ट के लिए हम क्या करते थे कि वो जो भी एग्जाम का मेरा होता था उसका प्रीवियस ईयर्स का हम क्वेश्चन पेपर रखते थे खरीद के, मार्केट में अवेलेबल है, वो आसानी से मिल जाएगा। तो उसी से हम बनाते थे वो कॉपी से, और टाइमर लगाते थे मोबाइल में कि हमको इतना टाइम पे उसको बना लेना। और मैं कोशिश करता था कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट उसमें टाइम से बचा लूँ, कि लास्ट में उसको हम पूरा रिविजन कर सकें कि मेरा कौन सा क्वेश्चन छूट गया, तो उसको हम बनाते थे। तो आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए वही रहा, वो मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हम तैयारी करते थे। जब मेरा रेलवे ग्रुप D का ये फाइनल प्रोसेस होने वाला था, DB वगैरह हो गया था, उस समय तक मेरे पास लगभग 7 एग्जाम का मैं प्री क्लियर कर चुका था, जिसमें मुझे SSC MTS की मैं प्री क्वालिफाई कर चुका था, SSC GD भी मैं क्लियर किया था, SSC CGL भी मैं निकाला था, और SSC फेज 6 में डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का था, वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया था प्री उसका। और उसके बाद SSC स्टेनोग्राफर का भी मैं क्लियर हो गया था, और रेलवे टेक्नीशियन का भी मैंने एग्जाम दिया था। तो टेक्नीशियन में मेरा प्री ठीक गया, लेकिन मेंस मेरा अच्छा नहीं गया, उतना कम नंबर आया, क्योंकि जीके मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था उतना, तो मेरा नहीं हो पाया क्लियर। फिर रेलवे ग्रुप D का मैंने दिया, तो ग्रुप D का मेरा काफ़ी प्रोसेस आगे चला गया, ये मेरा स्टेप बाय स्टेप बहुत जल्दी क्लियर हो गया। और उस समय तक मेरा रेलवे ग्रुप D का वो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आने वाला था, मेरा सब कंप्लीट हो चुका था, मेडिकल वगैरह DB सब हो चुका था। तो उस समय हम शॉर्ट हैंड का क्लास करते थे, तो हमारा सर बोले भी थे उस समय कि अरे कहाँ तुम ग्रुप D में जाओगे, कि इससे अच्छा कि SSC वो 100 स्टोनों का तैयारी करो, इसमें अच्छा पोस्ट लो, बहुत बढ़िया आगे चले जाओगे। तो हम बोले सर ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम है, और हम काफ़ी बेरोजगार हमारे घर में सब है, तो हमको जॉब लेना ज़रूरी है, और इधर हमारा सबसे मैटर गर्लफ्रेंड का भी मैटर था। तो फिलहाल मुझे जॉब लेना जरूरी था, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी ख़राब था, तो इसलिए हम
जॉब को पहले सोचे कि नहीं जॉब को कर लेते, उसके बाद आगे मेरा तैयारी चलता रहेगा। तो जब ज्वाइनिंग कर लिए थे तो उसके बाद SSC का मेरा MTS का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी था, तो वो हम एग्जाम देने नहीं गए, पापा बोले कि छोड़ दो। और ऐसे GD में हम नहीं गए क्योंकि मेरा उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो GD हम नहीं गए। CGL का मेंस पेपर मैंने दिया, लेकिन मेंस का हमें तैयारी हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ क्या था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो वो भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और SSC फेज 6 का जो आया था डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का, वो पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। स्टेनोग्राफर का भी मेरा प्री हुआ था, उसका स्किल टेस्ट होना था, तो हम मेरा यहाँ आने के बाद मेरा शॉर्ट हैंड पूरा हम भूल चुके थे, मेरा प्रैक्टिस ख़राब हो चुका था, इसलिए हम उसको भी छोड़ दिए। तो ये सब कारण से मेरा सारा ख़राब हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम ग्रुप D में ही हैं। उसके बाद मेरा एक फोकस रहता है सिर्फ BPSC तैयारी करने का, तो अभी फ़िलहाल BPSC पे लगे हुए हैं। NTPC का एग्ज़ाम दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है रिजल्ट आने के बाद। तो जो भी स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जितना आप पे प्रेशर पड़ेगा आप उतना ही निखरेंगे। ये कहावत है कि सोना जितना घिसता है उतना ही चमकता है। तो आप क्या है कि आप अपने को एनालिसिस करें, एग्जाम देने के बाद आप जाते हैं तो खुद को एनालिसिस करें और देखें कि हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, आप मान लो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपको 40% मार्क ही आ रहा है, आप में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप एनालिसिस करें कि मेरा कहाँ पे कमजोरी है और उस कमजोरी को ठीक करने की कोशिश करें। और जैसे जैसे आप आगे तैयारी करते जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप लक्ष्य के काफ़ी करीब है। आपका एग्जाम 1-2 नंबर से, 10 नंबर से, 20 नंबर से छूटेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप उसमें हिम्मत नहीं हारे, आप ये सोच कर रखें कि हम लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं और कुछ दिनों में मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर दूंगा। और मन में ये ठान कर रखें कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही चीज़ है, इसलिए हिम्मत बना कर रखें और हमेशा मोटिवेट रहें। तो दोस्तों आप लोग घबराएं नहीं और अपनी तैयारी करते रहे। अभी रेलवे का नोटिफिकेशन भी आ गया, वहाँ एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। और रह गई बात मैथ की, GK की, रीजनिंग की सिर्फ तैयारी कैसे करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा उस पर कि कैसे उस पर तैयारी करना है और कैसे टेस्ट आपको लगाना है, वो सब हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब फैमिली में आपसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।